हरे कृष्णा। आज के इस फिफ्थ डिस्कोर्स में हम पहले बात करेंगे कि जड़ और जीव, जड़ और चेतन, इन दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं ताकि हमें ईजी रहे कि वैदिक स्क्रिप्चर्स का ओपिनियन क्या है। उसे प्रूव बाद में करेंगे, पहले हम समझेंगे और कंसिडर करके चलेंगे कि वेद कह क्या रहे हैं, शास्त्र कह क्या रहे हैं जड़ और चेतन के विषय में। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास प्रत्यक्ष में मॉडर्न साइंस के क्या क्या प्रमाण और बहुत जो भी चीज़ें हैं क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं शास्त्रों में। शास्त्र क्लियर डिस्टिंक्शन करते हैं जड़ और चेतन में, और वो क्लियरली कह रहे हैं जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अलग है नॉन लिविंग थिंग्स से, जो कि ऑर्डिनरी भाषा में विज्ञान भी कहता ही है, लिविंग एंड नॉन लिविंग क्लासीफाई करता ही है। बट शास्त्रों में एक चीज़ अलग आ जाती है, जो मॉडर्न साइंस है वो आज भी क्लियर नहीं है कि ये जो लिविंग है ये आया कहाँ से और ये है क्या। बट शास्त्र क्लियर कट कहते हैं। अब क्योंकि हम क्लियर कट अगर बोल दें तो वो तो सब बोल ही रहे हैं, बात क्या है, मगर हम यहाँ पे प्रूफ करने बैठे हैं। तो पहले मैं ओपिनियन समझाता हूँ और उसके बाद ये प्रूफ करेंगे कि वो है कैसे। शास्त्र क्लियर कट बोलते हैं। अब क्योंकि ये सीरीज़ एकदम नए लोग भी देख सकते हैं, आप में से अधिकतर जो एज ऑफ नाउ ऑडियंस है वो डिवोटी कम्युनिटी है, और डिवोटी कम्युनिटी में जो भक्तों का समाज है उसमें भगवत गीता का बेसिक ज्ञान होना कि उसके दूसरे अध्याय में क्या है, चौथे अध्याय में क्या है, ये सभी को पता होता है। पर फिर भी जो एकदम नए लोग हैं जो भगवत गीता से परिचित नहीं है, उनके लिए भगवत गीता उतनी फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जब अर्जुन को कन्फ्यूजन होता है तो कृष्ण दूसरे ही चैप्टर में सोल को यानी आत्मा को डिफाइन करते हैं। वो विस्तार से समझाते हैं कि किस प्रकार शरीर की मृत्यु होने के बाद भी आत्मा अमर रहती है, ना उसका कभी जन्म होता है ना वो कभी मरती है। उपनिषदों में वचन आते हैं केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। अब वो पूरा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो श्रुति का वचन है, तो बिना अधिकार के ऐसे पब्लिकली हमें पूरा नहीं बोलना चाहिए, तो उसे अवॉइड करते हैं। पर भगवत गीता में आपको सेकंड चैप्टर में भर भर के आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे और आप वो देख भी सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, वेदा बेस पे अवेलेबल है। और इस्कॉन के किसी भी सेंटर पे आपको भगवत गीता एज इट इज़ का सेकंड चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अब आगे चलते हैं। तो कृष्ण सेकंड चैप्टर में क्लियरली ये बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, जो सोल है, जो शरीर के अंदर है, जो एक्चुअल में द रियल हम है, तो वो उसकी मृत्यु नहीं होती कभी भी, केवल शरीर में परिवर्तन आता रहता है। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते रहते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती रहती है। क्यों, कैसे, कब, बात की बात है, बट एज ऑफ नाउ इतना हमें जान लेना चाहिए। अब इस जो मेरे लास्ट स्टेटमेंट से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म एंड ऑल, तो वो अभी तक प्रूवन नहीं है, इसलिए हम उसको स्पर्श नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम शास्त्रों का केवल ओपिनियन बता रहे हैं, उसे सिद्ध नहीं कर रहे अभी, वो हम करेंगे। तो ओपिनियन मैंने आपको बता दिया। शास्त्रों का ओपिनियन ये है कि पुनर्जन्म भी होता है। आत्मा जो शरीर के अंदर है, जो शरीर को चलायमान रखती है, जो शरीर के भीतर की फोर्स है, वो कभी नहीं मरती, और हम ही वो आत्मा है। जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो शरीर जड़ मिट्टी के समान हो जाता है। ये शास्त्रों का क्लियर कट ओपिनियन है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडर्न साइंस की दृष्टि से हम इसको कितना प्रूफ कर पाते हैं, कैसे प्रूफ कर पाते हैं, क्या संभव है क्या नहीं। अब हो सकता है यहाँ अधिकतर लोग इस विज्ञान के विषय में जानते होंगे, उन्हें इसका बोध होगा, पर क्योंकि यहाँ पर एज अ वक्ता, एज अ स्पीकर, मुझे ऑडियंस के हर तबके का ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की ऑडियंस आ सकती है और क्या पता उन्हें इस विषय का उतना ज्ञान ना हो, तो मैं उस ही हिसाब से एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो हो सकता है शुरू के लिए आपका उतना इफेक्टिव ना हो, पर आगे तो आपके लिए भी नए सरप्राइजेस हैं ही, पर फिर भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। मॉडर्न साइंस का सोल पर कोई ओपिनियन नहीं है अभी एज सच। मॉडर्न साइंस का क्या कहना है, लिविंग नॉन लिविंग होता है, उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है पशुओं को, कीड़ों को और मनुष्यों को, और पेड़ पौधों को, पक्षियों को, और ज़मीन पे मछलियों को, रेंगने वाले सांपों को, इन सारी चीज़ों को लिविंग बींग्स में डाला हुआ है, और वायरसेस और बैक्टीरियाज को भी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई कर पाते हैं, वो पैदा किए जा सकते हैं, वो मारे जा सकते हैं, इसीलिए। तो मॉडर्न साइंस लिविंग और नॉन लिविंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है, पर नॉन लिविंग
वो खाली इसी से ग्रोस लेवल से वो आइडेंटिफाई करते हैं और लिविंग को भी इस तरह से ग्रोस तरीक़ों से आइडेंटिफाई करते हैं कि जस्ट बिकॉज ये चेतन है, चेतन यानी इनमें चेतना है, और इनमें चेतना होना यानी ये ज़िंदा है, ज़िंदा होने के लक्षण प्रकट करते हैं, जैसे कि हिलना, कुछ कहना, कुछ मूवमेंट करना, कुछ आवाज़ करना, कुछ रिस्पॉन्ड करना किसी भी चीज़ से, किसी भी अवस्था से, परिस्थिति से। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है मॉडर्न साइंस। अब फिर भी ऐसा क्या है मेरे शरीर में जो एक पत्थर में नहीं है? वो बोल नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं रहा, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्गन्स अवश्य ही, पर ये तो मैकेनिज़्म है। मेरे अंदर मेरे पास एक मुंह है, उसमें एक गला है, अंदर फेफड़े हैं, तो ये सारा मैकेनिज़्म काम कर रहा है, हवा का आदान प्रदान हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ स्पेसिफिक प्रकार की हवाएं छोड़ पा रहा हूँ और अंदर ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है जो आपके कानों में जा रही है। अब आपका कान एक अलग तरीके का मैकेनिज़्म है जो उस हवा को ग्रैस्प कर पा रहा है एक आवाज़ के रूप में। ओके, तो ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉडर्न साइंस का ओपिनियन क्या है। उनका ओपिनियन बहुत सरल सा है। अगर आपको उनका ओपिनियन जानना है तो आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा, उनसे पूछने पर वो आपको घुमाएंगे यहाँ वहाँ। तो सीधा सीधा उनका ओपिनियन जानने का एकमात्र उपाय ये है कि आप चेक करिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में लेना है, और उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से आपका काम चलेगा नहीं, तो आपको टेलीस्कोप या एक माइक्रोस्कोप हाथ में लेना है। अब करना क्या है, आप यहाँ पे इस प्लैनेट के अंदर, चाहे वो एक पानी की बूंद हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एक पत्थर हो, एक पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधा हो, या ये मनुष्य शरीर हो, या किसी पशु का शरीर हो, कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक हो, कांच हो, किसी भी चीज़ को जब आप एक लिमिट के बाद जूम इन करके देखेंगे, उसे छोटा कर कर देखेंगे आप मैग्नीफाइंग ग्लास में, और उससे भी सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक ग्लास में, टेलीस्कोपिक ग्लास में, टेलीस्कोप नहीं सॉरी माइक्रोस्कोपिक ग्लास में, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ये एक शब्द है जो विज्ञान ने ही दिया है सबसे छोटे कणों को, एकदम छोटे छोटे कण जिनसे वो ऑब्जेक्ट बना है। अब ये वैसा ही है, बूंदी के लड्डू जैसा, छोटे छोटे बूंदी के दानों से एक बूंदी का लड्डू बनता है। बहुत सारे आटे के दानों से रोटी बनती है, पराठे बनते हैं। तो उसी प्रकार बहुत सारे मॉलिक्यूल से एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसीलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ये वैसा ही है, लेगो पजल्स आपने देखे ही होंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती है उस पजल से। तो इंग्रेडिएंट्स सेम ही है, बट अलग अलग डिज़ाइन, पैटर्न और कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज़ें बन जाती है। तो मॉलिक्यूल्स के साथ भी सेम होता है। अब वो मॉलिक्यूल्स भी क्या है, वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको भी अगर आप फर्दर जूम इन करेंगे, आप मॉलिक्यूल गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा एक मॉलिक्यूल होता क्या है। MOLECULE मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स को भी अगर आप फर्दर जूम इन करेंगे तो आपको सिंगल कण मिलेंगे, सबसे छोटे। अब उनका नाम ही एटम रखा गया है। एटम का अर्थ ही होता है सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म। जब उसका नामकरण हुआ था तो वो इसी आधार पर हुआ था कि सबको लगा था कि हाँ ये सबसे सूक्ष्म है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ सबको लगा था, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, बाद में ये गलत प्रूफ हो गया, इससे भी छोटे कण मिले। बट एज ऑफ नाउ सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटा एक पार्टिकल, सबसे छोटा एक कण जो किसी भी वस्तु में होता है, हर एक वस्तु जिस सबसे छोटे कण से बनी है उसे कहते हैं एटम। वो एक छोटा सा एक दाना होता है, गोल सा, और उसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग वस्तुएं बनती हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, ये वो अनंत प्रकार की चीज़ें जो आप गाड़ी, स्कूटर, पहाड़, ट्रेन, फाइटर जेट्स, हर एक चीज़ जो देखते हैं वो इसी के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एक एटम और एक मॉलिक्यूल क्या होता है। आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सकते हैं एक एटम और मॉलिक्यूल पर, कि वो एग्जैक्टली होते क्या है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसे दिखते हैं वो। इतना आपको अपने आप से करना होगा, वरना फिर यहाँ पे हम छठी या सातवीं कक्षा की फिज़िक्स की क्लास तो नहीं खोल सकते। अब क्योंकि इसमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है, हमारी किससे कोई डिबेट नहीं है। ऑर्डिनरी एकेडमिक की बुक्स में या फिर यूट्यूब पर आपको या इंटरनेट पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक एटम या मॉलिक्यूल के विषय में,
वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मान्य है। हमारी कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है एटम को लेकर, जो आपको वहाँ मिलेगी हमारा भी सोर्स वही है। तो आप बाहर से एटम और मॉलिक्यूल्स का ज्ञान अच्छे से ले सकते हैं। अगर आपको पता है वेल एंड गुड। अगर आप मेरे जितना भी मैंने लिमिटेड एक्सप्लेनेशन दिया है ये कंसिडर करते हुए कि आपको कुछ ना कुछ पहले से पता ही होगा, तब भी वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप एक बार ये पॉज करके एटम का ज्ञान लेकर आ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि इसका ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। अब एटम भी अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, यानी उससे भी छोटे कण हैं। ऐसे भी कुछ कण हैं जिससे एटम बना हुआ है। हाँ, तो एटम के अंदर 90% जो जगह है वो खाली है, वो अंदर से खोखला है एकदम। उसके एकदम केंद्र में, यानी एकदम सेंटर में न्यूक्लियस करके एक चीज़ होती है। अब न्यूक्लियस कोई ऐसे इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है। बेसिकली दो और पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन दोनों का नाम है। तो वो दोनों चिपक के बैठे रहते हैं आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट में, एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, फिक्स्ड नंबर्स में। तो जिस स्थान पे, यानी जो उस एटम का केंद्र है, सेंटर है, वो दोनों चिपक के आपस में बैठे होते हैं, उसे कहते हैं उसका सेंटर, यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम दिया है उसे। आप ये जान लीजिए कि ये नाम हम ही ने दिए हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे डिस्कवर करते गए, जिसका अधिक योगदान था या फिर उस कणों का जैसा क्वालिटीज़ वो एग्जिबिट कर रहे थे, उन्हीं आधार पर उन्हें नाम दे दिया गया, ठीक है। तो उसे कहते हैं न्यूक्लियस। वो वहाँ पे दो कण होते हैं, एटम से भी छोटे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उनके अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, आपको पता होना चाहिए एक ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स्ड मार्ग, एक गोलाकार फिक्स्ड मार्ग, एक रिंग, बहुत सारी रिंग्स होती है इनविजिबल। तो उन फिक्स्ड रिंग्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी 1836 गुना हल्के और छोटे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी 1836 गुना हल्के और छोटे साइज में पार्टिकल्स घूमते हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है मोटा मोटा। ये आप 2 से 4 वीडियोस देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर आप एकदम ही न्यू है इस चीज़ से तो, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक छोटी सी दुनिया है। अब होता क्या है कि चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इन पार्टिकल्स में चार्ज होता है। अब ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, ये आपने सुना होगा। अगर आपने एटम की भी पढ़ाई करी है, फिजिक्स थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो आपने ये सुने होंगे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नो चार्ज यानी न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल। तो प्रोटॉन है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन है न्यूट्रली चार्ज यानी नो चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रली चार्ज होता क्या है, ये हमें समझना है। ये हमें इन जनरल नहीं समझाया जाता स्कूल्स में भी, ठीक है। पर क्यों, हम इसे नेक्स्ट डिस्कोर्स में डिटेल में समझेंगे। बट बस ये आज का हमारा विषय नहीं है। आज हमें बस जड़ और चेतन को स्पर्श करना है, तो इसमें इनका कोई रोल नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स का। तो अब होता क्या है, यहाँ पे एटम्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ जो है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, आँखें, अंग, वो भी इन एटम्स से ही बने हुए हैं। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम है कि हाँ ह्यूमन बॉडी तो सेल से बनी है, ये है वो है, तो सेल्स भी अल्टीमेटली एटम से ही बने हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। एक फुटबॉल का जो फंडामेंटल रॉ मटेरियल है, वही रॉ मटेरियल हमारे शरीर का भी है। तो क्या है ऐसा डिफरेंस जो हमें ज़िंदा बना रहा है और फुटबॉल को मरा हुआ? वो प्रश्न था सबसे बड़ा। तो ऐसा है, तो सबने एटम में चेतना यानी ज़िंदा होने की क्वालिटीज़ को ढूंढा कि अनंत अनंत एटम्स हैं, किसी एक में तो, या सब में, या किसी एक में ज़िंदा होने का कुछ प्रमाण मिल जाए, कुछ लक्षण मिल जाए। तो ऐसे नहीं मिले। अब उसके बाद भी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो चलो 1836 गुना छोटा है, उसके अंदर और कुछ नहीं मिला। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी अंदर क्वार्क नाम के कुछ पार्टिकल्स मिल गए। क्वार्क, QUARK, उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। तो क्वार्क करके ये पार्टिकल मिला जिससे कि बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्वार्क अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, इसलिए वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग बना रहे हैं। अब आपको इस तरह से समझना है कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, 2 कण हैं, उसका रॉ मटेरियल एक ही है, तो वो 2 बन ही क्यों रहे हैं? जब एक ही सामग्री है, उनका इंग्रेडिएंट एक ही है, तो अलग अलग पार्टिकल्स कैसे बन सकते हैं? तो क्वार्क भी अप क्वार्क डाउन क्वार्क होता है, वो भी अलग कॉन्सेप्ट है, उसे भी हमें आज स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है।
हम वो कल स्पर्श करेंगे, यानी अगले डिस्कोर्स में। तो एज ऑफ नाउ हमें इतना ही कहना था कि ये सारे कण जितने भी हमने देखे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, क्वार्क हो, और एक होते हैं लाइट फोटॉन्स जो रोशनी के कण होते हैं। लाइट फोटॉन्स आपने सुना भी होगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो रोशनी सबसे, लाइट के कण जो है सबसे तेज़ ऑब्जेक्ट्स हैं इस ब्रह्मांड में, अभी तक जो वैज्ञानिकों को मिला है उस हिसाब से। तो उनमें भी जीवन नहीं होता। ये जितने भी कण आपको मैंने दिखाए, इनमें से किसी में भी जीवन नहीं है। जीवन यानी जिंदा होने के लक्षण, जिंदा होने की एबिलिटी, क्वालिटी इन किसी भी कणों में नहीं पाई जाती। तो आखिर अगेन ये प्रश्न उठता है कि जिंदा है क्या चीज़, ये कौन सी चीज़ है जो हमें ज़िंदा बना रही है, ये कौन सा ऐसा कण है। उत्तर लास्ट में ये मिलता है कि कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक कण नहीं है जो हमें ज़िंदा बना रहा है, क्योंकि सभी का टेस्ट करके देखा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, क्वार्क हो, या फिर लाइट फोटॉन हो, हर एक चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा, किसी में भी जीवन के लक्षण नहीं पाए गए। वो बस एक मैकेनिज़्म है, वो अपने हिसाब से काम करता है, अपना फंक्शन पूरा करता है, दैट्स इट। जीवन के लक्षण जैसे कि ज़िंदा होना, कुछ करने की इच्छा होना, डर लगना, प्रेम, भय, तो ये सारे की सारी चीज़ें और लक्षण और इमोशंस किसी भी पार्टिकल में नहीं पाई गई। वो बस अपने हिसाब से कंडीशनड है, अपने मैकेनिज़्म के हिसाब से फंक्शन करते हैं और बस उनका काम ख़त्म। तो अगेन विज्ञान के पास फिर से ये प्रश्न रह गया कि जीवन कहाँ से आया। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक अंदाज़ा लगाया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एज्यूम किया कि हाँ, यहाँ पे हमारे शरीर में ऐसा क्या विशेष है, सभी के शरीरों में। तो 2-3 चीज़ें सबको विशेष लगी। एक 2 चीज़ें स्पेशली, एक हमारा ब्रेन, दिमाग, और दूसरा हमारा हृदय, हार्ट। तो ये 2 चीज़ें बहुत सारे पशुओं में, पक्षियों में, सब में कॉमन देखी गई थी कि बुद्धि और दिल सब में होता ही है। तो पक्का इन दोनों मिला के, या इन दोनों में से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन जिम्मेदार है हमारे ज़िंदा होने के पीछे। तो उस पर भी काम करने लगे। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सिंपल सा, इसके लिए बहुत एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिस पर मैं अभी आने वाला हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्लियरली बोल दूंगा मेरा नाम मानव है। तो कोई मुझे कह सकता है कि मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा आप कौन हैं। तो आगे मैं बता दूंगा कि मैं इनका पुत्र हूँ। तो वो बोले कि मैंने आपके पेरेंट्स का नाम नहीं पूछा, आप कौन हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि हाँ, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, इसका छात्र हूँ, या फिर यहाँ नौकरी करता हूँ, या फिर ये मेरा बिज़नेस है, या फिर ये जो भी है। तो वो बोलेंगे कि मैंने ना ही तो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस मांगी है, और ना ही ये पूछा है कि आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, या आप क्या करते हैं। मैंने पूछा है आप कौन हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं एक भारतीय सिटीज़न हूँ, मैंने कहा। वो कहेंगे कि मैंने आपकी नेशनैलिटी भी नहीं पूछी। फिर आप कह देंगे कि मैं एक मनुष्य हूँ, होमोसेपियन हूँ। फिर वो कहेंगे मैंने आपकी जाति भी नहीं पूछी, आप कौन हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जितने भी ये उत्तर थे जो अभी तक मैंने दिए, या फिर हम भी जो इन जनरल देते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। आप अपने रिज्यूम में बताते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस को बताते हैं, आप कहाँ से हैं वो बताते हैं, आप क्या क्या स्किल सेट है आपके पास वो बताते हैं। बट ये सारे के सारे स्किल सेट, ये सारे के सारे आंसर्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है उस जॉब के लिए। अगर आपको वो जॉब क्वालिफाई ही नहीं करनी, आप अपने लिए पूछ रहे हैं कि कौन हूँ मैं, तो फिर आप उसका उत्तर क्या देंगे? क्योंकि ये सारे उत्तर तो शरीर से संबंधित है, और शरीर तो नश्वर है। तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? क्योंकि आप तो इसमें से कुछ भी नहीं है, ये शरीर की बात हो रही है। अगर आप लॉजिकली और ग्रामर की दृष्टि से भी देखें, तब भी आप ये आंसर नहीं दे सकते कि आप कौन हैं वैज्ञानिकों के हिसाब से। ठीक है, ग्रामेटिकली स्पीकिंग आप इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि आप जो भी उत्तर देंगे वो इस शरीर से संबंधित होगा, और फिर आप कहेंगे कि हाँ, हम शरीर ही तो हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप शरीर नहीं हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपंग होते हैं, शरीर से डिसेबल होते हैं। किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। ठीक है,
तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि हाँ, हमारा शरीर ये जो कॉम्बिनेशन है इतना यूनिक सा, तो इसके कारण ये यूनिक कॉम्बिनेशन में चेतना आती है। ये पत्थर वाले शेप के शरीर में चेतना नहीं आ सकती। जो मनुष्य या पशु या पक्षी वाला जो शेप लेगा उसी में चेतना आ सकती है, वो भी अलग अलग स्तर पे। तो ये पहले सबको लगा, तो सबने क्या सोचा, ये हाथ पैर वाला जो शरीर है इसी में चेतना आती है। तो हमने देखा कि बहुत लोगों के हाथ पैर नहीं होते, तो बिना हाथ पैर के भी वो इंसान सेम ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मनुष्य है, अगर हम उसके हाथ पैर काट दें और वो ज़िंदा है फिर भी, तो वो बिना हाथ पैर के भी ज़िंदा है अपने, है ना। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, नो डाउट। वो बहुत सारे मैकेनिकल फंक्शंस नहीं कर पा रहा है पूरा, जो वो अपने हाथ पैरों के साथ कर सकता था, किया करता था। पर हाँ, वो आज भी एज इट इज़ है, उसके पास अपनी पूरी मेमोरी है और वही इमोशंस है, हर एक चीज़ सेम है उसके पास। तो और हाथ जो उसका कट गया अलग से, उसके पास कोई इमोशन नहीं है, वो एक लाश की तरह है, एक जड़ वस्तु की तरह है, जो अपने आप से नहीं चल सकता। जब तक वो उस शरीर से अटैच था तब तक वो फंक्शनल था, वो काम करता था। तो हमें ये पता चला उससे कि हाथों में और पैरों में तो जीवन का लक्षण नहीं है, हाथ और पैर में तो जीवन नहीं ही है। ऐसे कर करके हर एक बॉडी पार्ट को जब टेस्ट किया गया, हर एक ऑर्गन को जब टेस्ट किया गया, तो ये पता चला कि वो केवल सहायक हैं, वो जड़ कारण नहीं है हमारे होने का या ना होने का, हमारे जीवित होने का या ना होने का। वो सहायक यंत्र हैं केवल। हाथ पैरों को हम यूज़ करते हैं, हाथ पैर हमारे ज़िंदा होने का कारण नहीं है, हम बिना हाथ पैर के भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ऐसे कर करके हर शरीर के ऑर्गन का और अंग का टेस्ट लिया गया। लास्ट में आके बात आई दो अंगों पे, एक हृदय और एक ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अब हुआ क्या कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होने लगा, मतलब लोगों का हृदय भी ट्रांसप्लांट होने लगा यहाँ का वहाँ। तो फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। अगर पर्सन ए का हृदय पर्सन बी के हृदय में लगा दिया जाए तो पर्सन बी ए जैसा नहीं हो जाता, वो वही रहता है, उसके पास वही मेमोरीज है, वही डिज़ायर्स हैं, बस उसका एक मैकेनिज्म चेंज हो गया। जैसे आप एक कार का टायर निकाल के दूसरी कार में लगा दो तो उससे वो पूरी कार नहीं बदल जाती। अब होना ये चाहिए था ना कि अगर वो सारी पर्सनैलिटी, वो सारा व्यक्ति का सारा डेटा, उसकी मेमोरीज, उसके लाइक्स डिसलाइक्स अगर उस हार्ट में स्थित है, तो होना ये चाहिए था हार्ट ट्रांसप्लांट होते ही वो व्यक्ति भी बदल जाए। जिसे वो पहले अपनी फैमिली मान रहा था उसे ना माने, और जिसका हार्ट उसमें लगाया गया है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करे, है ना। ये होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, व्यक्ति में कोई चेंजेस नहीं आया। तो साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि हार्ट में हमारा पर्सनैलिटी यानी हमारा ज़िंदा होने का लक्षण नहीं है, वो एक सपोर्टिंग मैकेनिज़्म है जो सपोर्ट करता है हमें ज़िंदा रहने में, इस मैकेनिज़्म को, इस बॉडी को चलायमान रखने में। तो बात आई ब्रेन पे कि अच्छा, ब्रेन है वो ऑर्गन जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं। तो बाद में रशिया में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, द रशियन मंकी एक्सपेरिमेंट, मंकी हेड ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या कि दो बंदर लिए और उनके सर आपस में एक दूसरे से बदल दिए, यानी एक बंदर का सर काटा, दूसरे बंदर के गर्दन पे लगा दिया, दो बंदरों के सर काटे बेसिकली और उनके सर एक्सचेंज कर दिए, और कुछ नहीं, सिंपल सी भाषा में। सर्जरी सक्सेसफुल रही, कुछ देर तक बंदर जिंदा रहे, बट दोनों अलग अलग प्रवृत्तियों के बंदरों को लिया गया था। नोटिस ये किया गया कि सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी जब उनके हेड, उनके मस्तकों को यहाँ से वहाँ कर दिया गया था, अब मस्तक को किया मतलब मस्तक के अंदर ब्रेन होता है बंदरों के भी, तो ब्रेन भी यहाँ के वहाँ हो गए। तो होना ये चाहिए था ना कि वो बंदर इसके जैसा हो जाए और वो बंदर इसके जैसा हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जो बंदर जैसा था, सर एक्सचेंज होने के बाद भी वो वैसा ही रहा। इससे ये पता चला कि हमारी जो पर्सनालिटी है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, हमारी जो आत्मा है, बेसिकली जो जीवन जिंदा रहने की क्वालिटीज़ है, और जो भी आदतें हमने एक्वायर की है, एक्यूमुलेट की है थ्रू आउट आवर लाइफ, वो हमारे मस्तक में भी नहीं है। तो कहाँ है ये जीवन, कहाँ है, कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक मॉडर्न साइंस को नहीं मिला है। उनका आज भी यही मानना है, ये स्पेकुलेशन है, ठीक है, ये इन्होंने प्रूव नहीं किया, ये उनका स्पेकुलेशन है, वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में जब ये सारे मैकेनिज्म एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे पैंक्रियास, किडनीज,
लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब इनके कॉम्बिनेशन से ज़िंदा आदमी एक बनता है। वैसे अपने आप नहीं बन सकता, किसी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन की वजह से नहीं बन सकता। ये पूरा मैकेनिज्म जब एक साथ जुड़ जाता है तब बन जाता है। तो इसको भी सिद्ध किया नहीं गया है अभी तक, क्योंकि अगर इसे उन्हें सिद्ध करना है तो अब ये ऑर्गन्स तो सारे एटम से ही बने हुए हैं। जाइए आप लोग अपने केमिस्ट्री, आप इतने महान केमिस्ट्स हैं, आप ऐसे ऑर्गन्स केमिस्ट्री के द्वारा क्रिएट करिए। या आपको क्रिएट नहीं भी करना है तो बहुत सारी लाशें रखी हैं, किसी भी लाश को पकड़िए, उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, वो सारा मैकेनिज्म वापस से कनेक्ट करिए, उसमें से ब्लड फ्लो चालू करवाइए, देखिए आप उसे ज़िंदा कर पाते हैं या नहीं। तो उत्तर ये है कि आज तक ना कोई ज़िंदा करवा पाया है, ना ये आगे भी करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्लियरली कह चुके हैं। अब हम अगेन, मैंने प्रूफ नहीं किया है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, हालांकि प्रूफ हो चुका है, बट फिर भी मेरी संतुष्टि के हिसाब से मैंने प्रूफ नहीं किया है अभी तक, जो मुझे संतुष्टिजनक लगे पर्सनली। अभी तक हमने ये प्रूफ किया कि किस प्रकार मॉडर्न विज्ञान असफल है, असमर्थ है इस चीज़ को समझाने में। अब मैं नेक्स्ट डिस्कोर्स में आपको जीवात्मा के कुछ ऐसे विशेष लक्षण बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि जीवात्मा यहाँ बिलोंग ही नहीं करती, वो यहाँ की हो ही नहीं सकती, और वो क्या है ये लोग कभी पता ही नहीं लगा सकते। ये आपको पता चलेगा अगले डिस्कोर्स में, बहुत डिटेल में, ब्यूटिफुली, प्रमाणों सहित, शास्त्र प्रमाण भी और तर्क प्रमाण भी, ऐसा तर्क जो कि अकाट्य होगा। आज के इस आधे घंटे के डिस्कोर्स में हमें इतना ही डिस्कस करना था कि किस प्रकार मॉडर्न साइंस के पास जीवन यानी लिविंग एंटिटी क्या है इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है, ना ही वो इसका उत्तर निकालने में समर्थ है। स्पष्ट उत्तर नहीं है ये तो हमने निकाल दिया, वो समर्थ क्यों नहीं है ये हम अगले में आपको सिद्ध कर देंगे। और वैदिक साइंस ने क्या किया, बस ये बोल के छोड़ दिया कि हाँ आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, पर आत्मा के लिए बहुत सारे विशेषण लगाए गए हैं। एशोर अणोर आत्मा मुंडक उपनिषद में कहा गया है, और आत्मा को एक बाल के नोक से उसके भी 1,00,000वें हिस्से से कंपेयर किया गया है। उसे जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। तो इतने सारे विशेषण दिए हैं आत्मा को। अब ये विशेषण लॉजिकल क्यों है, किस प्रकार ये लॉजिकल है, ये हम विज्ञान के ही, पार्टिकल फिजिक्स के ही कुछ नियमों को यूज़ करके सिद्ध करेंगे अगले डिस्कोर्स में। एज ऑफ नाउ ये डिस्कोर्स एंड करते हुए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर इस डिस्कोर्स में से आपको कुछ सार लेके जाना है कि हाँ मैंने आज इसमें से क्या नोट डाउन किया है, बेसिकली क्या नोट्स बनाए हैं, और या फिर मुझे क्या इसमें से सिद्धांत लेकर जाना है आज के डिस्कोर्स में से, तो आप क्लियरली ये लेके जा सकते हैं कि मॉडर्न साइंस के पास हमने जितने भी पार्टिकल्स को स्टडी किया, सूक्ष्म से सूक्ष्म, पहले मॉलिक्यूल्स देखे हमने, फिर एटम्स देखे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखे, फिर क्वार्क भी देखे, फिर लाइट फोटॉन्स भी देखे। आगे हम और भी पार्टिकल्स देखेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स देखेंगे जैसे ग्लूऑन्स है, और भी सारे पार्टिकल्स हैं। हम अंतरिक्ष में भी देखेंगे कितने प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, हम अग्नि को देखेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। इन सब को देखने के बावजूद भी आपको यही पता चलेगा कि मॉडर्न विज्ञान स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ है कि जीवन क्या है, कहाँ से आया। ये हमारा आज का पर्पस था, और शास्त्रों का स्टैंड क्या है इसको लेके, इसको स्थापित करना। अब शास्त्रों का जो स्टैंड है वो गलत क्यों नहीं है, इसे हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा। ये डिस्कोर्स शायद एक बहुत ही नए व्यूअर के लिए हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप इसे दोबारा देख सकते हैं। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे और फटाफट ग्रैस कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बेसिक ज्ञान तो ले ही लेना चाहिए, यहाँ वहाँ के सोर्स से जहाँ भी आपको मिले। यूट्यूब एंड ChatGPT इज़ द बेस्ट ऑप्शन। AI का आप यूज़ करिए, कोई तो सदुपयोग करे AI का। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपना ये वाला डिस्कोर्स कंक्लूड करते हैं। अगले डिस्कोर्स में हम सिद्ध करेंगे कि शास्त्रों के और भगवद गीता के ये सारे क्लेम्स क्यों सच है। आत्मा कहाँ है, वो कहाँ से आई है, कहाँ बिलोंग करती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक चीज़ सिद्ध करेंगे। और इन पार्टिकल्स पर विशेष रूप से बात करेंगे, जैसे आप लेमन लैंग्वेज तो नहीं कहूँगा, बट हाँ दूसरी भाषा में क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं, या क्वांटम पार्टिकल्स की चर्चा भी कह सकते हैं। हरे कृष्णा।